हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कबीर निशा के सामने सोफे पर बैठा हुआ था और विस्की की बोतल पी रहा था। कुछ ही देर में निशा को होश आ जाता है। कबीर ने देखा तो वो उसके पास आ गया और बोला, तुम लेटी रहो, मैं तुमको सहारा देता हूँ बैठने में। बोलकर वो निशा को सहारा देने आगे आता है, मगर निशा उसे कहती है, वहीं रुक जाओ कबीर, मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। बोलकर वह बैठ गई। तभी एक सर्वेंट अंदर आई और खाना रखकर चली गई। कबीर ने उसकी प्लेट में खाना निकाला और निशा को दिया। निशा ने कुछ भी कहे बिना खाने की प्लेट ले ली और खाना खा लिया। कबीर ने फिर उसे पानी का गिलास दिया और दवाई दी। निशा ने पानी के साथ दवाइयाँ ली और खाकर वह फिर से लेट गई। रात काफ़ी हो गई है कबीर, जाओ जाकर तुम भी सो जाओ, निशा ने कहा। कबीर भी उसके कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे में आ गया और अपने बियर बार जाकर बैठ गया। उसकी नज़रों के सामने बार बार दोपहर का नज़ारा ही आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे निशा ने उसको अपनी बाहों में भर लिया था। कबीर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वह भी बेड पर जाकर सो गया। दूसरा दिन निशा अपनी जख्मों के ऊपर मरहम लगा रही थी। वह बड़े आईने के सामने खड़ी होकर मरहम लगा रही थी। तभी उसके पीठ पर काटने का जो जख्म था उस तक निशा का हाथ नहीं पहुंच रहा था। निशा बहुत मेहनत करती है मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए कबीर ने भी ये देखा तो वह निशा के कमरे में आया और उसके हाथ से मरहम लेकर वह खुद ही उन जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। निशा बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। कबीर ने देखा उसने कल गुस्से में आकर निशा को बुरी तरह से काटा था। उसने दवाई लगाते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है ना निशा। निशा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिसने जख्म दिया है उसी ने मरहम भी लगा दिया है, मजाक बन के रह गई हूँ मैं कबीर, निशा ने भीगी आंखों से कहा। कबीर कुछ बोलने जा ही रहा था तभी निशा ने कहा, जाइए कबीर सर, मुझे छूने से आपको भी सिर्फ दर्द और जख्म मिलेंगे, जाइए आप मुझसे दूर रहिए सर। निशा ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा और वह कमरे से बाहर चली गई। कबीर वहीं पर खड़ा बस निशा के लड़खड़ाते कदम को देख रहा था, फिर वह भी चला गया। कबीर सीधा उसी कमरे में आया जहां पर रतन कपूर को रखा गया था। तुम क्यों बार बार आती हो? क्यों मुझे सुकून से मेरे जख्मों को भी नहीं सहने देते? क्या चाल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों कबीर, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? तुमने मेरे परिवार को किसके कहने पर मारा था, ये बता दो मुझे। कबीर ने अपने हाथ में गन घुमाते हुए कहा। तुम्हारे पापा के दोस्त और बिजनेस के पार्टनर अरविंद गुजराल ने, रतन जी ने कहा। क्यों किया तुमने मगर ऐसा? मेरे पापा तो तुम्हारा बेटा था, फिर क्यों तुमने अपने ही बेटे और बहू को मार डाला? कबीर ने रतन के जबड़े को दबोचते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरी पहली बीवी वसुधा का बेटा था। मैं वसुधा को सिर्फ और सिर्फ नफरत करता था, मगर एक दिन नशे की हालत में मैंने उसके साथ संबंध बना लिया और वह पेट से हो गई और मुझे मेरे पापा की पूरी मिल्कियत तभी मिलती छोटे जब मैं एक बेटे या बेटी का बाप बन जाऊं। उस मिल्कियत के ऊपर मेरा तब तक कोई भी हक नहीं हो सकता था जब तक मेरा बेटा या मेरी बेटी मर नहीं जाते, रतन जी ने कहा। और मिल्कियत की लालच में तुमने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझे अनाथ कर दिया, मेरा बचपन छीन लिया, मुझे एक इंसान से हैवान बना दिया। कबीर ने उसके मुंह के ऊपर मिर्ची का पाउडर लगाते हुए कहा। रतन जी को पहले से ही बहुत सारे जख्म थे जो अभी हरे थे। उसके ऊपर कबीर ने ये मिर्ची का पाउडर लगाया तो वह दर्द के मारे चीखने लगे और पानी पाने की गुहार लगाने लगे, मगर वहां पर खड़े किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रतन जी को पानी दे। सब बुत बनकर खड़े देख रहे थे। तभी सबके कान में कबीर की आवाज़ आई, आज हर 2 घंटे में इसको मिर्ची के पाउडर का आनंद दिया जाए। अगर किसी ने भी पानी दिया है तो उसके साथ भी यही होगा। सब डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। कबीर वहां से सीधा बाहर निकल गया और ऑफिस के लिए निकल गया। कबीर का आज किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसकी नज़र के सामने बार बार निशा के जख्म आ रहे थे। उसको निशा की वह बात याद आ रही थी। कभी
कबीर बेचैन हो गया था। उसको बार बार निशा का ही ख्याल आ रहा था। वह गुस्से से अपने बालों को दोनों हाथों से नोचते हुए चिल्लाया, क्यों क्यों तुम मुझे बार बार याद आ रही हो? क्या तुमको कबीर कपूर का भी डर नहीं लगता? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? बोलकर वहीं पर रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। कबीर आखिरी में थक कर अपने घर चला जाता है। कबीर ने देखा कि निशा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। काफी ठंड थी। निशा ने मगर सिर्फ नाइटी गाउन ही पहना था। निशा के खुले बाल हवा से उड़ते हुए उसके चेहरे को कभी ढक देते तो कभी उसके चेहरे की खूबसूरती के दर्शन करवा देते। कबीर सीधा ही रतन जी के कमरे में गया और आराम से सो रहे रतन जी के चेहरे पर विस्की का गिलास उड़ेलते हुए उसको जगा देता है। कबीर को आता देखकर रतन जी के तो होश ही उड़ गए थे। कबीर ने रतन जी के गालों पर थप्पड़ की बारिश कर दी और गुस्से में 2-4 मुक्के भी उनके चेहरे पर लगा दिए। फिर उनके बालों को खींचकर एक हाथ से उसके जबड़े को दबोच कर बोलता है, मेरी जिंदगी तबाह करके तू आराम से सो रहा है? तू ये कैसे भूल गया बूढ़े कि तू कबीर कपूर की गिरफ्त में है? बता मुझे, क्या प्लान था तुम्हारे बेटे और उस अरविंद गुजराल का? मुझे ये सब नहीं पता। मेरा यकीन करो कबीर, मुझे जो कुछ भी पता था वह सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, रतन जी ने दर्द से कराहती हुई आवाज में कहा। कबीर ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए कहा, यकीन? और वो भी तुम्हारे जैसे लोमड़ी का? मुझे क्या तुमने मूर्ख समझ कर रखा है? बोलता हुआ कबीर फिर से रतन जी को थप्पड़ मारने लगता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह तुम्हारे बाप से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। रतन जी ने बड़ी ही मुश्किल से कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगे मुझे कुछ भी, तुमको आज कुछ और ही सजा देनी होगी। कबीर ने कहा, सुनो, हर एक घंटे इनको थप्पड़ 50 थप्पड़ मारनी है। तुम्हारे हाथों में यदि जोर मुझे ना दिखा तो मुझे फिर तुम पर जोर दिखाना पड़ेगा। तो समझ गए ना कि कैसे थप्पड़ लगाने हैं? बोलकर कबीर बाहर निकल गया। तभी रतन जी ने चिल्लाते हुए कहा, कबीर तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, तुम पत्थर हो, एक जिंदा लाश हो। ये सुनकर कबीर फिर से अंदर आया और एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी बदौलत हूँ। तुम इंसान नहीं कबीर, एक हार्टलेस कबीर हो। तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है, रतन जी ने लाचारी से भरे स्वर में कहा। कबीर ने तब चिल्लाते हुए कहा, हूँ मैं हार्टलेस कबीर, और अब मैं ऐसा ही रहूँगा। मुझे ऐसा बनाया किसने? मेरे अपनों ने। जो काम दुश्मन भी करने से पहले सोचे, तुमने मेरे अपने होकर भी वो काम करने में इतना भी नहीं सोचा। कबीर वहाँ से बाहर चला गया, अपने बियर बार में आकर बैठ गया और एक साथ बॉटल को पी गया। फिर उसी बॉटल को गुस्से में फेंकते हुए चिल्लाते हुए दर्द भरे स्वर में बोला, मैं हूँ हार्टलेस कबीर। तुमने मेरी नज़रों के सामने मेरे मॉम डैड को मार दिया, मेरी बहन को, पति को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर मेरी बहन के सामने ही जिंदा जला दिया। मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागलों के जैसे भटकने लगी और आखिर एक दिन 7वीं मंजिल पर जाकर कूद गई। तीन मास की तब वो 3 मंथ की पेट से थी। मेरा भाई, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। जो मेरे अपने होकर तुमने मेरे साथ किया है ना रतन कपूर, ऐसा तो कोई बेगाना भी नहीं करता। मुझे हार्टलेस बनाया किसने? तुमने रतन कपूर, तुमने। बोलकर कबीर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचता हुआ अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठता हुआ दर्द से कराहता हुआ जोर जोर से रोने लगा और बोलता रहा, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा तुमने बनाया है। तुम लोग इंसान ही शैतान हो। बोलता हुआ कबीर वहीं कांच के टुकड़ों के बीच ही लेट गया और उसकी दर्द भरी आवाज़ पूरे विला में गूंज उठी, शौंग। कोई पूछे मेरे दिल से, कैसे ये जहर पिया है? मरना किसको कहते हैं? जीते जी ये जान लिया है। बेदर्द जवानी में कोई शिकवा करूं तो कैसे? हम दर्द जिसे समझाता उसने ही तो दर्द दिया है। ये सोच के दर्द सहूं मैं, इस डर से कुछ ना कहूँ मैं। ये दिल के रिश्ते पल में हो जाए ना बेगाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने मेरा, कोई दर्द न जाने रब्बा। फिर दर्द में शुबकता हुआ कबीर बोला, मैं हूँ हार्टलेस कबीर कपूर। फिर वहीं पर सो गया। आज कबीर का दिल जख्मी हो गया था। आज वह ये
दर्द, ये तकलीफ सहते सहते थक गया था। दूसरी सुबह जब कबीर की आंखें खुली तो वह अपने बेड पर था। नीचे फर्श भी साफ हो गई थी। उसको एक कांच का टुकड़ा भी चुभा था। हथेली में उसके ऊपर भी मरहम पट्टी कर दी गई थी। तभी कमरे में एक मैड आई और कबीर के लिए हल्दी वाला दूध रख कर चली गई। कबीर खड़ा होते हुए बोला। कबीर ने उसे मैड को आवाज़ देकर रोका और बेड पर से खड़ा होते हुए बोला, मैं क्या तुमको दूध पीता बच्चा नजर आता हूँ? मैड ने डरते हुए नीची नज़रें से जवाब दिया, सर ये निशा मैम ने बनाया है और उसने ही ये आपके लिए भेजा है। ठीक है तुम जाओ। मैड वहाँ से जल्दी से भाग निकली जैसे किसी भूत को देख लिया हो। कबीर दूध का गिलास हाथ में पकड़ते हुए उसे घूर रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ में दूध नहीं जलता हुआ कोयला पकड़ा दिया हो। कबीर ने कुछ वक्त तक दूध के गिलास को यूं ही घूरा जैसे वो दूध नहीं कोई जलता कोयला लेकर खड़ा हो। फिर कुछ मिनट बाद वो दूध को आंखें बंद करके और एक हाथ से अपनी नाक को दबाकर बंद करके वो दूध का गिलास पी गया। क्या अजीब स्वाद है यार। और मुझे दूध पिलाया कबीर कपूर को और मैं गधे की तरह उसकी बात मानकर दूध को पी भी गया। क्या हो गया है तुझे कबीर? ये लड़की तुझको पागल बना देगी। नहीं 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 होगा। मैं इससे दूर ही रहूँगा। ये ही सही है। कबीर ने अपने आप को ही दिलासा दिया और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अचानक से निशा ने आकर अपने सिर पर पल्लू लेकर कबीर के पैरों को छूकर उसके चरणों की रज अपनी मांग में लगाई। ये सब कुछ देखकर कबीर ने चढ़ते हुए कहा, ये क्या पागलपन है निशा? आज तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? आज करवा चौथ है कबीर। मैंने भी तुम्हारे लिए आज ये व्रत किया है। आज तुम रात को प्लीज़ जल्दी आ जाना। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और कहा, निशा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ये जो व्रत तुमने किया है वो तो सुहागन करती है ना? और तुम तो अभी कंवारी हो। तो फिर तुम बस रात को जल्दी आना कबीर। और हाँ, मैं तो तुम्हारी उसी रात बन गई थी जिस रात तुमने मेरे साथ वो सब किया था। देखना जल्दी आना। चांद निकलते ही मेरा व्रत तुम्हारे हाथों से ही खुलेगा। तब तक मैं अन्न जल भी नहीं ले सकती। निशा ने बड़े प्यार से कहा, मगर कबीर ने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। कबीर ने तो ठान ही लिया था कि वह अब इस बला से दूर ही रहेगा। वो सीधा ऑफिस पहुँचा और मीटिंग में बिजी हो गया। काम में वो इतना खो गया था कि उसे रात कब हो गई ये भी पता नहीं चला। इधर कपूर विला में रात के 8:30 बज रहे थे। निशा दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हुई थी। लाल सुहागन की जोड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो पूजा की थाली लेकर घर की छत पर आ गई थी। इधर कबीर एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस से ही सीधा मीटिंग अटेंड करने चला गया था। निशा ने देखा तो सभी औरतें अपना व्रत खोल रही थी। निशा भी कबीर का ही इंतजार कर रही थी, मगर कबीर अभी तक नहीं आया था। रात के 9:30 बज गए थे। अब निशा को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। वो इंतजार करती हुई वहीं पर आंख बंद करके सो गई। कबीर आखिर घर नहीं आया और निशा भी कबीर के आने का इंतजार करती हुई वहीं पर सो गई थी। दूसरे दिन निशा की जब आंख खुली तो सुबह हो गई थी। उसने देखा कि पूजा का थाल और पानी का लोटा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था। प्यास के मारे निशा का गला सूख रहा था, मगर वो कबीर जब तक अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएगा तब तक वो पानी भी नहीं पिएगी और खाना भी नहीं खाएगी। कबीर जब वापस घर आया तो सुबह के 8 बज गए थे। उसे घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसने घर की मेड को आवाज़ लगाई कि वह उसके लिए नाश्ता लगाए, वो अभी आता है। निशा ने बेड को सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रखने को दिया और फिर वह खुद भी वहीं पर बैठ गई। जब कबीर नीचे आया तो उसने देखा नाश्ता रेडी ही है, तो वह बैठ गया। उसने देखा निशा ने बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया था। वह सीधा ही बैठ गया और खाने लगा। तभी उसने निशा को भी साथ में बैठने को कहा। तब निशा ने उसको जवाब देते हुए कहा, तुम खाओ कबीर, मेरा तो जब तक व्रत नहीं खुलता मैं कुछ भी नहीं ले सकती कबीर। कबीर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ओ कम ऑन निशा, तुम ये क्या नाटक लेकर बैठ गई हो? निशा ने प्यार से कहा, कबीर ये तुम्हारी तरफ मेरा प्यार है कबीर, ये कोई नाटक नहीं है। यदि तुम इसे ना समझो तो ये तुम्हारी मर्जी है कबीर। गुस्से में कबीर खड़ा हुआ और पानी का लोटा लेकर निशा को ज़बरदस्ती पिला दिया और फिर बोला, लो हो गया अब तो तुम्हारा व्रत पूरा, जाओ और जाकर खाना खाओ।
बोलकर उसने एक प्लेट निशा की तरफ बढ़ा दी। तभी निशा ने उसे प्यार से कहा, कबीर मुझे खाने की नहीं तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। अब कबीर पूरी तरह से चिढ़ गया था। वह खड़ा हुआ और निशा को घसीटते हुए कमरे में लेकर आया और बोला, बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे तुम। कबीर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कबीर, निशा ने प्यार से कहा। तो फिर ठीक है, आज हो जाए फैसला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। बोलकर कबीर ने निशा को चाबुक उठाकर मारना शुरू किया और जब तक वह खुद नहीं थका निशा को वह चाबुक से मारता रहा। निशा ने उफ तक नहीं किया। वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर यूं ही खड़ी रही। तभी अभी उतार जाएगा ये इश्क का बुखार, बोलकर कबीर ने निशा के जख्मे पर नमक लगा दिया और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। निशा की आंखों से बेशुमार आंसू की कड़ियां बरसने लगी थी। वह पूरे दिन की भूखी और प्यासी थी और ऊपर से इतना दर्द भी मिला था। वह ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाई और घुटने के बल गिरती हुई बैठ गई। तब कबीर खड़ा हुआ और उसके बालों को एक हाथ से खींचता हुआ और उसके जबड़े को दबोचते हुए अपने दांतों को भींचते हुए बोला, क्यों निशा, उतर गया प्यार का भूत? क्या अब भी करती हो मुझसे प्यार? तब निशा ने एक हाथ से कबीर के पैरों को छुआ और फिर अपने माथे पे लगाकर बोली, नहीं कबीर, मेरे प्यार का बुखार तो इतना तेज हो गया है कि अब तो ये मेरी मौत के साथ ही उतरेगा। बोलकर वह कबीर के हाथ को चूम लेती है। कबीर को तो ये ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है। वो निशा को धक्का लगाकर कमरे से बाहर निकल गया और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। कबीर ने निशा को एक कमरे में लॉक कर दिया था। कबीर ने यही सही होगा, निशा के लिए भी और अपने लिए भी। हर रात जाऊंगा और ऐसे ही उसे तड़पाऊंगा। जितनी कर सकता हूँ उतनी नफरत मैं निशा को यदि करूँगा तो वो खुद ही मुझसे नफरत करने लगेगी। कबीर नहीं चाहता था कि निशा से वह भी प्यार करने लगे और वह भी उसके साथ इस नफरत की आग में जले। इसलिए वह निशा के साथ इतना क्रूअल होना चाहता था कि खुद निशा ही उससे नफरत करने लगे। दूसरी सुबह निशा अभी भी सो रही थी। उसके जख्मों में सूजन आ गई थी। खूबसूरत बदन पर चाबुक की मार के निशान उभर कर दिख रहे थे, मगर सिर्फ अपनी ही बात को सही मानने वाले कबीर को निशा की आंखों में जो दर्द था वह नहीं दिख रहा था। कबीर ने अपनी मेड को सब कुछ समझा दिया था कि क्या करना है। वह बिना निशा को देखे ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ घंटे बाद जब निशा की आंख खुली तो सुबह के 9 बज गए थे। वह धीरे से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ने लगी। वह 1 घंटे तक बाथ टब में नहाती रही जब तक उसका मन शांत नहीं हुआ। फिर वह कपड़े पहनकर बाहर आई। जब मेड को पता चला कि निशा मैडम जाग गई हैं तो वह सभी मेड ने आकर निशा को ऑयलमेंट लगाया, दवाई दी और हल्दी वाला दूध दिया। फिर उसके लिए हेल्दी नाश्ता बनाकर ले आई। निशा ने किसी को भी एक शब्द नहीं कहा। जो हो रहा था वो बस चुपचाप देख रही थी। 8 बजे कबीर जब लौट कर आया तब रात के 8 बज रहे थे। वो आकर सीधा अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। कबीर ने देखा आज रोज की तरह का माहौल घर में नहीं था। आज घर को बड़े ही सलीके से सजाया हुआ था। घर में बड़े ही अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही थी। उसने देखा सभी मेड और सर्वेंट भी इधर उधर दौड़ कर रही थी। कबीर तो बस शौक होकर ये सब कुछ देख रहा था। वो किसी मेड को रोककर पूछना भी चाहता था कि आज क्या हुआ है, मगर कोई भी फ्री नहीं था। आखिर में कबीर की नज़र निशा को ढूंढने लगी। तब उसे ख्याल आया कि निशा तो कहीं भी दिख नहीं रही। अब कबीर बुरी तरह से चिढ़ गया और वह निशा को ढूंढने उसके कमरे में गया। कबीर बिना नॉक किए ही अंदर घुस गया। निशा वहीं आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। निशा ने बेबी पिंक कलर की लॉन्ग और घेर वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। उसमें निशा बड़ी ही प्यारी लग रही थी। खुले लंबे सिल्की बाल की लट हवा में लहराकर निशा के मुंह को आधा ढक जाता। आंखों में काजल, होठों पे लिप बाम्स और पैरों में पायल। अरे कबीर, तुम आ गए। ये लो कबीर, खास तुम्हारे लिए ही मैंने ये खरीदे हैं, बोलकर निशा ने खुद को मदहोश कर दे ऐसी खुशबू वाला परफ्यूम छिड़का। ये सब कुछ क्या है? मुझे तुम कुछ बताओगी कि आखिर हो क्या रहा है? कबीर ने निशा की कलाई को जोर से पकड़ते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है कबीर, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये छोटी सी पार्टी रखी है। निशा ने प्यार से कहा, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? ये मेरा घर है। यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना ये मेरी मर्जी है। तुम आखिर होती कौन हो? खुद को क्या समझ कर रखा है तुमने निशा?
तभी नीचे से आवाज़ आने लगती है और वह नीचे चला जाता है। उसके बिजनेस के सभी पार्टनर भी वहाँ आए हुए थे। कबीर अब कुछ नहीं कर सकता था। वह आखिर में पार्टी में शामिल हो जाता है। सबने मिलकर शैम्पेन उड़ाई और केक को काटा। सभी लोग बहुत ही खुश थे कि आज पहली बार कबीर ने अपना जन्मदिन मनाया था। सब जम रहे थे और साथ में खाना और पीना भी चल रहा था। एकदम ही लाउड स्पीकर भी बज रहा था। तभी एक 28 साल का लड़का आता है और वह कबीर को जन्मदिन की बधाई देते हुए बोला, आज मनाओ कबीर, जितनी खुशियां मना सको उतना खुशी, क्योंकि अब तो तुमको सिर्फ और सिर्फ रोना ही है। तेज साउंड की आवाज़ होने के कारण कबीर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मगर उसे भी वह लड़का कुछ सही नहीं लगा था। सभी को खुशियां मनाता हुआ देख रही निशा एक तरफ ही बैठी हुई थी कि तभी उसे लड़के की नज़र निशा के ऊपर गई। वो तो बस निशा को अपलक नज़रों से देखे ही जा रहा था। उसका ध्यान न रहने के कारण उसके कपड़ों पर शैम्पेन गिर जाती है तो वह वॉशरूम की तरफ चल देता है। कबीर ने भी ये देख लिया था। वह लड़का वॉशरूम से निकलकर सीधा ही निशा के पास आया और बोलता है, हाय, मैं रोहित गुजराल हूँ, और तुम? निशा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम निशा है। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो ना, कहीं और चलते हैं, दोनों साथ में बैठकर बातें करेंगे। रोहित ने निशा के हाथ पर अपना हाथ घुमाते हुए कहा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए। निशा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तभी रोहित ने निशा को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया और एक कमरे के अंदर ले जाकर कमरे को लॉक कर दिया और फिर निशा को बेड के ऊपर धकेल दिया। निशा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसने निशा को 2 थप्पड़ लगा दिए और फिर धमकाते हुए बोला, खबरदार, जो अब एक भी आवाज़ बाहर निकाली तो, बोलकर वह निशा के ऊपर चढ़ गया। रोहित निशा को ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाकर उसे एक कमरे में गया और कमरे को लॉक कर दिया। निशा की चीख तो पूरे कमरे में गूंज उठी थी, मगर वह बाहर किसी को भी लाउड स्पीकर की वजह से सुनाई नहीं दे रही थी। निशा जल्दी से खिड़की की तरफ भागी और उसके शीशे में हाथ को लगाते हुए भी चिल्ला रही थी, मगर सब कोशिश बेकार ही थी। किसी ने भी नहीं सुना था। जब कबीर ने देखा कि निशा जिस जगह बैठी हुई थी वहाँ पर वह अभी नहीं है और रोहित भी अभी पार्टी में लौट कर वापस नहीं आया है, तो उसे शंका हो गई कि आखिर क्या बात है, दोनों ही कहाँ चले गए हैं। कबीर ने मैट को पूछा तो पता चला कि वह तो बस वॉशरूम में गई हुई थी। अब कबीर को निशा की फिक्र हो रही थी। तभी उसे एक कमरे का लॉक गिरा हुआ दिखा तो वह समझ गया कि उस कमरे में कोई तो है। वह तुरंत ही लॉक को अनलॉक करता है और कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोल देता है। कबीर ने देखा कि रोहित ने निशा के कपड़ों को निकाल रहा था और वह बेड पर लगभग फटे कपड़ों में पड़ी थी और रोहित उसकी बदन देखकर मज़े ले रहा था। वह निशा को सिगरेट के दाग दिए जा रहा था और बीच बीच में उसी जले हुए जख्म पर वो आइस की ट्यूब रखता है। निशा दर्द के मारे चिल्लाए जा रही थी। कबीर ने गुस्से से रोहित को जोरदार मुक्का जड़ दिया और निशा को कंबल से लपेट कर ढक दिया। फिर वह गुस्से के मारे रोहित को मुक्कों की बारिश करने लगता है और अपने दांतों को भींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जान को छूने की? तुमने आखिर अपने गंदे हाथों से छुआ कैसे उसे? क्या समझा था तुमने कि उसके साथ कुछ भी कर लोगे? तुमने जिसको छुआ है वह कबीर कपूर की जान है, बोलकर उसने रोहित को मार मार कर अधमरा कर दिया था। तभी कबीर के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ गए और वह रोहित को बंदी बनाकर एक कमरे की ओर ले गए। उसे भी जंजीरों से बांध दिया और फिर वह सब उस कमरे को लॉक करके चले गए। पार्टी भी खत्म हो गई थी। निशा बस एक कोने में बैठकर रोई जा रही थी। कबीर ने निशा को कपड़े दिए और फिर वह बाहर ही खड़ा रहा। निशा ने कपड़े पहन लिए और वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। कबीर ने निशा के कंधे पर हाथ रखा तो निशा डर गई और चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे। अरे निशा, डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा तुमको, मैं हूं ना। निशा, कबीर बोलकर कबीर ने निशा के बाजू में ही बैठक लगाई। तुम भूल जाओ उस बात को निशा, कबीर ने दिलासा देते हुए कहा। निशा ने कबीर की तरफ देखा और बोली, कबीर, तुम बचाए रखना चाहते हो, मगर दर्द है कि मुझे अपने दर्द से कहिए भी ढूंढ ही लेते हैं।
कबीर ने निशा की तरफ देखा और फिर खड़े होते हुए बोला, निशा, मैं वह आग हूँ जो बुझना भी चाहे तो उसे कोई भी बुझने नहीं देता है। मैं एक क्रूएल डॉन हूँ। मेरे साथ चलकर तुमको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। निशा ने भी खड़े होकर कबीर के सामने जाकर कहा, तकलीफें तो मेरा मुकद्दर है कबीर। बचपन से मैं तकलीफ़ें ही तो सहती आई हूँ। मुझे पैदा करने वाली माँ ने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। अपने ही घर में एक नौकर की ज़िंदगी ही जी रही थी। कबीर, हर किसी को दर्द होता है, मगर उस दर्द से उलझ कर नहीं, समझ कर सामना करना चाहिए। कबीर ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, निशा, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। मेरे दुश्मनों की, मेरे मॉम डैड के कातिलों को उसके सही अंजाम पर पहुंचाने की। मैं तुम्हारी हर बात को समझ रही हूँ कबीर, मगर क्या नफरत ही सब कुछ है? तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो दोनों ने ही सामने देखने लगे। सामने उसका पागल भाई खड़ा था। करण ने उसको गले लगा लिया और बोला, कैसा है मेरे भाई? भाई, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ भाई, बोलकर उसने अपनी और कबीर की एक बहुत बड़ी फ़ोटो फ्रेम दी। कबीर ने उस फोटो को देखा और उसे अपने बचपन की याद आ गई। आप आप ए भाई के वह अपने भाई के गले लग गया और उसे केक खाने के लिए नीचे भेजा। फिर कबीर निशा की तरफ घूमता हुआ बोला, निशा, ये है मेरी ज़िंदगी का सच। क्या अभी तुम इन आग में जलना चाहती हो? नहीं कबीर, मैं जलना नहीं चाहती, मगर मैं भी पानी हूँ। मैं उस आग को ठंडा करके उसको ठंडा करना चाहती हूँ, बोलकर निशा कबीर के पैरों में झुक गई और बोली, क्या तुम इस पानी में भीग कर ठंडी होना नहीं चाहोगे कबीर? क्या मुझे एक मौका नहीं दोगे कबीर? क्या तुम्हारे जख्मों के ऊपर मरहम बनने का एक मौका नहीं दोगे? कबीर ने उसकी उसकी ठोड़ी से उसके चेहरे को ऊंचा किया और बोला, निशा, क्या सह पाओगी इस आग को? निशा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और फिर कबीर की बाहों में समा गई। कबीर ने भी निशा को अपनी बाहों में भर लिया था। आज कबीर को एक अलग ही सुकून मिला था। एक कमरे में किसी के चीखने और दर्द के कराहने की आवाज़ आ रही थी। छोड़ दो मुझे कबीर, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? दर्द से कराहते हुए रोहित ने कहा। रोहित को बहुत ही बुरी तरह से कबीर के आदमियों ने सिगरेट के दाग जगह जगह पर दिए थे और कबीर उन सभी दाग पर नमक लगा रहा था। रोहित की आंखों से आंसू की धार बह जा रही थी। रोहित गुजराल 28 साल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैंडसम बिजनेसमैन था। मस्कुलर बॉडी, नसीली काली आंखें, गोरा रंग, 6 फीट की हाइट और काली सिल्की बाल। गुजराल का बड़ा बेटा रोहित बाप की दुश्मनी की सजा वो भुगत रहा था। वो वहाँ आया तो था रतन जी को यहाँ से छुड़ाने के लिए, मगर खुद बंदी बनकर रह गया था। कबीर, मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर, यदि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा तो आएगा कौन तुमको छुड़ाने? रोहित, तुम्हारा वो कायर बाप अरविंद गुजराल या तुम्हारा छोटा भाई शुभम गुजराल? कबीर ने उसके जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहा। कबीर, ये तुम जो भी कर रहे हो वह तुमको बहुत ही महंगा पड़ेगा। मेरा बाप तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, रोहित ने गुर्राते हुए कहा। कबीर कपूर मौत को अपनी मुट्ठी में साथ लेकर ही जी रहा है। रोहित गुजराल, तुम क्या जानो मौत क्या है, किसे मौत कहते हैं, किसे मौत की तड़प कहते हैं? कबीर ने अपने दांत भींचते हुए कहा। कबीर, जो हुआ उसे पूरे 16 साल बीत गए हैं। तुम क्या जानते हो कि अरविंद गुजराल ने इन 16 साल में क्या बनाया है? अपना स्टेटस। डॉन है वो, डॉन। गुजराल के नाम से हर कोई कांपता है, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। रोहित, किस दुनिया में जी रहे हो? अभी भी क्या बाप की उंगली थाम कर ही चल रहे हो, या फिर अभी भी बाप ने तुमको घर पर ही बिठा कर ही रखा है? कबीर ने रोहित की मजाक उड़ाते हुए कहा। कबीर, एक बार तो मुझे छोड़ दे, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको कि मैं क्या चीज़ हूँ, रोहित ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कबीर के इशारा करते ही बॉडीगार्ड ने रोहित को छोड़ दिया और फिर बोला, ले रोहित, छोड़ दिया तुमको और दिया तुमको मौका, अब कर लो जो भी करना है। वह कबीर वहाँ पर रखे सोफे पर बैठ गया। रोहित की आंखें भी सूज गई थी, मगर वह फिर भी दौड़ता हुआ आया और कबीर को वह मारने दौड़ा, मगर वह कमजोरी के कारण गिर पड़ा और सीधा कबीर के पैरों में लेट गया। कबीर ने तो तुमको मौका दिया ना रोहित गुजराल, कबीर ने उसके मुंह को अपने पैरों से ऊंचा उठाते हुए कहा। रोहित अब लाचार था और अब वह कुछ नहीं कर सकता था। कबीर के बॉडीगार्ड्स ने उसे लोहे की जंजीरों से फिर से बांध दिया और फिर कबीर के इशारे से सब के सब
एक तरफ हो गए। तुमने जिसे छुआ ना, वो मेरी जान है, कबीर कपूर की जान। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसे अपने इन गंदे हाथों से छूने की। अब तुमको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, कबीर ने उसके बालों को खींचते हुए कहा। कबीर के एक इशारे पर एक बॉडीगार्ड वहां आया और उसने कबीर को एक धारदार चंपू थमा दिया, जिसको देखकर रोहित की सांस अटक गई और वह डरते हुए बोलने लगा। कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इतनी सी बात के लिए कोई किसी को चंपू से मारता है क्या? रोहित ने एक ही स्वाद में सब कुछ कह दिया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मौत, और वह भी तुमको। कबीर कपूर कभी अपने दुश्मन को इतनी आसान मौत नहीं देता। वह तो ऐसी जिंदगी देता है कि उसका दुश्मन खुद सामने से उसके उनके पास मौत मांगता है। समझे रोहित गुजराल? बोलकर कबीर ने रोहित के दोनों हाथों पर जगह जगह चंपू के वार किए, जिसमें से खून निकलने लगा था। रोहित की चीखें सुन रोहित की चीखें पूरे कमरे को भी डरा रही थी। पूरा कमरा खौफ से भर गया था। कबीर ने फिर वह चंपू फेंक दिया और अपने दांतों को भूंजते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर कर खींचते हुए वह बोला, इसी हाथों से जलाया था ना तुमने मेरी निशा को? बोलकर उसने रोहित के ताज़ा जख्मों पर नींबू के पानी से भरी बोतल को उड़ेलते हुए कहा। अब कैसा महसूस हो रहा है तुमको रोहित? रोहित की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दर्द और जलन से कराहते हुए रोहित ने गुस्से से कहा, तुम इंसानी हैवान हो कबीर, तुम जल्लाद हो, जीते जागते राक्षस हो तुम। कबीर कपूर वह आग है जो सिर्फ जलता ही नहीं, दूसरों को जलाकर राख कर देता है। तुम्हारे बाप ने तुमको यहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है रोहित गुजराल। आज से 16 साल पहले उसने जो नफरत की और दहशत की आग मेरी नज़रों के सामने जलाई थी, उसका तो आधा हिस्सा भी अभी मैंने तुमको महसूस नहीं करवाया है। कबीर ने गुस्से से जलती हुई निगाह से रोहित को देखते हुए कहा। मुझे छोड़ दो कबीर, मुझे जाने दो, रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुमको छोड़ दूं? नहीं रोहित, तुम तो वह शतरंज का मोहरा हो जो बाकी के सभी प्यादे को खुद ही मेरे आगे लाकर खड़ा कर देगा। तुमने अभी कबीर कपूर को जाना ही नहीं है रोहित, कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। गुजराल अंपायर में भी ये खबर पहुंच गई थी कि कबीर कपूर ने रोहित गुजराल को अपना बंदी बना लिया है। अरविंद गुजराल गुस्से से सब चीज़ें तोड़ रहे थे। उनके एम्प्लॉय भी ये सब देख कर डर रहे थे। अरविंद गुजराल मतलब धरती पर इंसानों के साथ रहता दानव। 52 साल की उम्र में भी उसकी बॉडी एकदम ही सुडैल और मजबूत थी। 6 फीट के अरविंद गुजराल खुद में ही एक मौत का देवता था। गेहुआ रंग, मरोड़दार मूछें, तीखे नैन नक्श, मस्कुलर बॉडी। अरविंद गुजराल के 2 बेटे हैं। रोहित गुजराल जो बिल्कुल अरविंद गुजराल पर ही गया था, और छोटा बेटा शुभम गुजराल जो घर में काम हवालात में ज़्यादा रहता था, मगर वह थोड़ा इनसे अलग था। मस्त रहता, बात बात में मजाक करना और मुस्कुराते रहना। शुभम अभी 25 साल का था। गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, 6 फीट की हाइट, मस्कुलर बॉडी, गुड लुकिंग और बड़ा ही प्यारा। शुभम गुजराल, तुम लोग क्या कर रहे थे जब कबीर ने मेरे बेटे को बंदी बना दिया? अरविंद ने चिल्लाते हुए कहा। हमको रोहित जी ने अंदर आने को मना कर दिया था और कबीर के सभी बॉडीगार्ड वहीं पर एक साथ आए और हमारे मोबाइल भी जब्त कर लिए थे। उनके एक बॉडीगार्ड्स की गन पॉइंट पर हम खड़े थे। रोहित के बॉडीगार्ड के लीडर सुशील ने कहा। कबीर कपूर क्या चीज़ है वह। पहले उसने रतन मामा को कैद कर लिया और अब मेरे बेटे को भी। अरविंद गुजराल ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींची और कांच के टेबल पर दे मारी, जिसके कारण कांच का टेबल तो टूट गया, मगर अरविंद जी की हथेलियों में कांच के कुछ टुकड़े चुभ गए और जिस घाव में से खून भी निकल रहा था, तभी शुभम वहां पर आता है और अपने पापा को मरहम पट्टी करने लगता है। शुभम, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वह कबीर कपूर इंसानी हैवान है जो अपने ही दादा को रोज नए नए तरीकों से टॉर्चर करता है, अरविंद गुजराल ने कहा। शुभम कुछ बोलता उसके पहले ही फिर से अरविंद जी ने लाचारी से कहा, पता नहीं इतने खतरनाक और खुराफाती आइडिया उस हैवान के दिमाग में आते कहाँ से हैं। शुभम, पापा आप कहो तो मैं चला जाऊं? नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं जानते कबीर कपूर कितना खूंखार और क्रूएल है। दूसरी तरफ सुबह के अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं और किसी ने जोर जोर से चीखने की और
ठंडी से थर थर कांपने की आवाज़ आ रही थी। कोई बर्फ़ की पाट पर सिर्फ कुछ ही कपड़े पहने हुए सोया था, और वह भी इतनी ठंडी में। मुझे नीचे उतारो, मैं मर ही जाऊंगा। मुझे प्लीज़ नीचे उतारो, कोई है, कोई तो सुनो प्लीज़, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मुझे नीचे उतारो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कबीर कपूर अंदर आता है और बोलता है, रोहित, तुमने मेरी जान को छेड़ कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम नहीं जानते, अभी मेरी खातिरदारी, यहाँ थोड़ा वक्त रुको, तुम खुद ही जान जाओगे। तुम नहीं जानते कबीर, मेरे पापा कितने डेंजर हैं। वह तो तुमको चुटकी में ही मसल कर रख देंगे। रोहित ने कहा, क्या तुम्हारा एक वीडियो बनाए हम? चलो बना ही देते हैं और फिर तुम्हारे प्यारे बाप को भेजते हैं। कबीर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। कबीर के एक इशारे में उसके बॉडीगार्ड ने रोहित को खड़ा किया और कबीर के सामने खड़ा कर दिया। तब कबीर ने गुजराल को कॉल किया और रोहित के बालों को जोर से खींचते हुए कहा, जो भी बोलना है वह बोल दो। अपने बाप को सामने से कॉल उठा और आवाज़ आई, हेलो कौन? अरविंद गुजराल, मैं कबीर कपूर, तुमको कुछ सुनाना चाहता हूँ। कबीर ने कहा। अपने बॉडीगार्ड को फिर से इशारा किया और वह रोहित को फिर से बर्फ़ की पाट पर लिटा देते हैं। कातिल ठंडी में बर्फ़ की पाट में लेटते ही रोहित की चीख निकल गई और वह गड़गड़ाते हुए बोलने लगा, छोड़ दो मुझे, मैं मर ही जाऊंगा। क्यों, सुना तुमने अरविंद गुजराल? कबीर ने कहा, मेरे बेटे को अगर कुछ भी हुआ ना कबीर, तो मैं तुमको जिंदा ही जमीन में दफना दूंगा। अरविंद गुजराल ने कहा। कबीर कपूर गिद्धों की धमकी से डरता नहीं, वह तो सिर्फ डराता है, और यदि भरोसा नहीं तो अपने फ़ोन में भेजा हुआ एमएमएस देख लो, बोलकर कबीर ने एक नमक और मिर्च की पेस्ट लगाते हुए बोला, ले गुजराल, सुन, तेरे बेटे की चीखें। रोहित को बहुत ही जलन हो रही थी, जिसके चलते वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी अरविंद गुजराल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कबीर कपूर, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, तो फिर मेरे बेटे को छोड़ दो कबीर, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कबीर ने जो भी कहा वह तो तुमने कबीर के पास जो भी था वह तो तुमने उससे छीन लिया। अरविंद गुजराल, क्या दोगे तुम मुझे? अरविंद गुजराल, मेरी मॉम, डैड, मेरी बहन और जीजू, मेरा भाई जो तुम्हारे कारण पागल हो गया है, वह सभी सही करके लौटाओगे मुझे, या मेरा बचपन? बोलो गुजराल, क्या दोगे तुम मुझे? देखो कबीर, जो हो गया वह तो मैं सही नहीं कर सकता, मगर अब भी मैं तुमको जितना चाहो उतनी दौलत दे सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बना सकता हूँ, पर इसके बदले तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। गुजराल ने कहा। कबीर कपूर के पास इतनी दौलत है गुजराल, कि वह चाहे तो पूरा का पूरा तुम्हारा बिजनेस ख़त्म कर दे और तुमको रास्ते का भिखारी बनाकर रख दे, मगर कबीर कपूर कभी घायल शेर को कोई भी मौका देकर अपने आप को जख्मी नहीं करता, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कबीर रोहित को फिर से आज के दिन की सज़ा सुनाकर बाहर आ गया और सीधा ही फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के बाद वह सीधा ही ऑफिस निकल गया। इधर निशा कमरे के अंदर बैठी हुई कबीर को कोस रही थी और अकेले अकेले ही गुस्से से कबीर की फ़ोटो के सामने बैठी बोल रही थी, यार कितने ही अजीब हो तुम, पूरा दिन बिजनेस नाम की शैतान की बाहों में पड़े रहते हो और रात को उन दो लोगों की चालोशी नाम की शैतान की बाहों में पड़े रहते हो। हद है यार, मेरी तो कोई भी फिक्र ही नहीं है, मेरे लिए तो एक 5 मिनट का भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। मैं क्या कोई पत्थर की प्रतिमा हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में रखे किसी शोपीस की तरह सजा कर रख दी गई हूँ? आता है तो रात के 8 बजे खाता है, पीता है, फिर अपनी ड्यूटी निभाता है और बस, फिर तो क्या है, वह और उसकी शराब। थक जाए तब सोता है, फिर जब उठकर नीचे आता है, फिर खाता है, पीता है, फिर से उन्हीं शैतानों को प्यार करने चला जाता है, फिर वही उसकी बोरिंग सी ऑफिस, वहीं पर जाकर रात तक का डेरा जमा कर बैठ जाता है। मेरे लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं है। साला शादी से पहले मेरा ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा?
नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। सोच निशा, सोच, कुछ सोच, क्योंकि तेरा कबीर तो तेरे हाथ से अभी से ही निकल गया है। फिर कुछ सोचने की कोशिश करती है और चुटकी बजाकर अपने बेड पर कूदती हुई बैठ जाती है और खुद सोते हुए खुद की ही पीठ को शाबाशी देती हुई बोलती है, तेरा जवाब नहीं निशा, तू तो लाजवाब है। क्या आइडिया आया है तेरे इस खाली दिमाग में? वाह निशा वाह, तू तो बहुत ही होशियार है। गुड जॉब निशा, बेस्ट ऑफ लक टू मी। तभी उसकी मेड अंदर आती है और निशा को खाना खाने बुलाती है। सुरभि तुम जाओ, मुझे कुछ खाना नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। सुरभि सिर झुकाकर चली गई और फिर कुछ मिनट में जाकर कॉफ़ी लेकर आई। अब तुम जाओ और खाना खा लो, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, निशा ने कहा। दूसरी तरफ ऑफिस में कबीर अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग ख़त्म करके अभी आया ही था कि उसको कॉल आया और वह सीधा बाहर निकल गया। आज पूरा दिन कबीर का यूं ही निकल गया। जब वह रात को घर आया तो रात के 2 बज चुके थे। पूरा हफ्ता यूं ही निकल गया और निशा की नाराज़गी और भी बढ़ गई थी। उसने कबीर को नहीं देखा। उसका 1 हफ्ता बीत गया था। कबीर भी अपने काम की भागदौड़ी में निशा को वक्त नहीं दे पा रहा था। आज तो पूरे 1 हफ्ते तक खाना न खाने की वजह से निशा को बहुत ही चक्कर आ रहे थे। अब निशा की हालत मैट से देखी नहीं जा रही थी, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। गुजराल विला, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए कबीर, अरविंद गुजराल ने सामने के सोफे पर बैठे कबीर से कहा। मिल जाएगा गुजराल, इतनी जल्दी क्या है? कबीर के विला में आकर कबीर पर ही हुकूमत जमाने की जो भूल तुम्हारे बेटे ने की है उसकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई गुजराल। कबीर ने आराम से सोफे पर अपने हाथ को फैलाते हुए कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो कबीर? अरविंद गुजराल ने गुस्से से पूछा। जो मैं चाहता हूँ वह तुम मुझे कभी नहीं दे सकते गुजराल, इसलिए मुझे ये सवाल तो तुम पूछो ही मत, कबीर ने बड़े ही आराम से कहा। देखो कबीर, तुम्हारी जो कोई भी दुश्मनी है वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, मेरे बेटे को बीच में मत घसीटो, अरविंद गुजराल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पहली बात तो ये भूल जाओ गुजराल कि कबीर कपूर किसी को कभी घसीटता नहीं। दूसरी बात, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं कहा था कि वह आकर मुझसे पंगा ले। उसको ही शौक था अपनी मर्दानगी दिखाने का, और कबीर कपूर कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता। ये बात तू खुद भी अच्छे से जानता है, इसलिए यूं औरतों की तरह मेरे सामने दुखड़े रोना बंद कर और एक बात समझ ले कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कबीर ने खड़े होते हुए कहा। कबीर, इतना गुस्सा, इतना घमंड, ये अच्छी बात नहीं है, एक दिन तो ये टूट ही जाएगा, गुजराल ने चिल्लाते हुए कहा। मेरे पापा तो तुम्हारे भाई थे, फिर भी तुमने उनको धोखे से मार दिया, क्यों? कबीर ने भी चिल्लाते हुए गुस्से से पूछा। क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? क्या गलती थी उनकी जिसकी तुमने उनको इतनी बड़ी सजा दी? कबीर ने पूछा। कबीर जी, हो गया वह तो फिर भी नहीं सकता, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम संधि कर लेते हैं और ये दुश्मनी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं कबीर, गुजराल ने फिर से उसे मनाते हुए कहा। दुश्मनी के बीज तो तुमने ही रोपे हैं ना गुजराल, मगर उसकी कीमत तुम्हारे अपने चुकाएंगे। कबीर कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। जाओ गुजराल, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, कबीर ने कहा। कपूर विला में, मैडम आप कुछ तो खा लीजिए, आप यूं ही भूखी रही तो आप और बीमार हो जाओगी, मैड ने चिंता करते हुए कहा। तुम जाओ सुरभि, मैं ठीक हूँ, निशा ने कहा। फिर वह मन ही मन बड़बड़ाई, आने दो आज उस लंगूर को, उसकी तो आज खैर नहीं। उसको आज यदि उसकी चाची, मामी, मौसी, बुआ, दादी, नानी याद ना दिलाए तो मेरा नाम भी निशा नहीं। साला खड़ूस कहीं का, समझता क्या है अपने आप को, बोलकर निशा खिड़की के बाहर देखने लगी। कपूर विला, निशा ने पूरा विला सिर पे उठा रखा था। उसके हाथ में एक बेलन था और वो बेलन लेकर कबीर के पीछे भाग रही थी। कबीर आगे आगे और निशा पीछे पीछे। तुम रुको कबीर, अभी मैं तुमको तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। मैं कहती हूँ रुको कबीर। देखो कबीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, निशा चीखे जा रही थी और कबीर बस इधर से उधर भाग रहा था। अब तो निशा की भागते भागते सांसें भी फूलने लगी थी, इसलिए वह सोफे पर बैठ गई और फिर बोली, साले खड़ूस, आम के पेड़ पर लटके हुए लंगूर, अक्ल के अंधे, गब्बर सिंह के न्यू वर्जन, तुम अपने आप को समझते क्या हो? निशा ने गुस्से से कहा। अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे, कबीर ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाय मेरी फूटी किस्मत, जो मुझे इस क्रूएल इंसान से प्यार हुआ। खुद ही भूल करता है, खुद ही गुनाह करता है और फिर पूछता है कि हुआ क्या है। निशा ने माथा पीटते हुए कहा और फिर खड़ी हो गई और वहीं सामने खड़े कबीर को बेलन मारते हुए बोली, तुमने मुझे एक भी दिन ये कहा कि तुमको कहीं घूमने जाना है?
आज क्या तुमको कुछ खास खाना खाना है क्या? मैं और तुम आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें? क्या ये कहा कि चलो मैं आज तुमको शॉपिंग कराने ले चलूं? नहीं, कुछ भी नहीं। निशा कबीर को मारती रही, फिर बेलन को फेंक कर अपने हाथों की मुट्ठी बांध कर कबीर के सीने में मारने लगती है और बोलती है, तुम बहुत बुरे हो कबीर। तुम्हारे इस विला का नाम कपूर विला से बदल कर टॉर्चल विला रख देना चाहिए। निशा अब तो पूरी तरह से थक गई थी। कहा, सुनो सुनो निशा, मेरी बात। कबीर ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना कबीर। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। पूरा दिन बस बिजनेस नाम की शैतान को प्यार करते हो और रात को टॉर्चर नाम की शैतान से प्यार करते हो। आखिर मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? बोलकर निशा अपने कमरे में भाग गई और अपने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। कबीर भी तुरंत ही ऊपर की तरफ भागता है और दरवाजे को नॉक करता है। सुनो ना निशा, कबीर ने प्यार से कहा। क्या है? निशा ने गुस्से से कहा। निशा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, कबीर ने फिर से कहा। नहीं खोलूँगी, निशा ने इनकार करते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है निशा, कबीर ने प्यार से कहा। जो भी कहना है वहीं से कहो, मैं कोई आंखों से बहरी नहीं हूँ, निशा ने कहा। निशा कोई आंखों से बहरा नहीं होता, कानों से बहरा होता है, कबीर ने मानते हुए कहा। हाँ कबीर, जो तुमने कहा वही सच है, मगर ये सच उनके लिए है जो लोग दूसरों की चाहत को समझते हैं, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुमको आँख है मगर सुनाई नहीं देता और कान है मगर दिखाई नहीं देता, निशा ने गुस्से से कहा। अच्छा मेरी माँ, मैं हारा तू जीती, अब तो बाहर आ जाओ, कबीर ने कहा। नहीं खोलूँगी मतलब नहीं खोलूँगी, निशा ने भी जिद करते हुए कहा। अरे मैं अपने कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब क्या तुम्हारे पैर भी पकड़ जाऊँ? कबीर ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। कबीर ऐसे नहीं मानूंगी मैं, निशा ने कहा। तो फिर कैसे मानोगी? कबीर ने पूछा। पहले वादा करो तुम मुझे खाना खाने बाहर लेकर जाओगे, और इतना ही नहीं, अब से तुम मुझे भी अपना वक्त दोगे, निशा ने शर्तें रखते हुए कहा। निशा ये तो कुछ ज़्यादा ही है, कबीर ने तंग होते हुए कहा। साले भूत कहीं के, इतना रुपया कमाया है, क्या इसको लेकर ऊपर जाकर वहाँ भी बिजनेस खोलने का इरादा है क्या? निशा ने भी अपनी बात करते हुए कहा। कबीर तो ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड ही हो गया था। वह सोच में पड़ गया था कि ये वही निशा है ना जिसको उसने अपना प्यार माना था। वह कुछ आगे और सोचता उसके पहले ही निशा की आवाज़ कबीर के कानों में पड़ी। कबीर, तुम्हारे अंदर हार्ट ही नहीं है, मेरी लव स्टोरी तो बिल्कुल ही ब्लैंक ही रह जाएगी। क्रूएल ब्लैंक लव स्टोरी, माई लव स्टोरी, कुछ तो बको। अब एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने रो रही है और तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देख रहे हो। तब कबीर ने कहा, निशा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अब तो दरवाज़ा खोल दो जान। ये सुनकर निशा खुश हो गई और दरवाज़ा खोलकर वो सीधा कबीर के गले लग गई और फिर उसके गाल को चूमते हुए बोली, तुम बहुत ही अच्छे हो कबीर, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। मुझे अभी कहाँ लेकर जा रहे हो कबीर, ये बताओ? निशा ने खुश होते हुए कहा। सुनो निशा, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, क्या हम कल जा सकते हैं प्लीज़? कबीर की बात को सही मानकर निशा ने उसको प्यार से कहा। तुम जाओ कबीर, जाके आराम करो, मैं अभी कुछ खा लेती हूँ, निशा ने कहा। कबीर जल्दी से टॉर्चर रूम में आ गया और सीधा ही रतन जी को मिलने आ गया। रतन जी जो सिगरेट से जलाने की सज़ा सुनाई गई थी, रतन जी की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। रतन जी दर्द से करा रहे थे और चीख चीख कर बोल रहे थे, कबीर अब तो बस करो, मुझे छोड़ दो, मैं अब और नहीं सह सकता हूँ, मुझे छोड़ दो कबीर। आखिर मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे दादा तो तुम तब भी थे ना रतन कपूर, जब मेरे ही नज़र के सामने तुमने गिड़गिड़ाते हुए मेरे मॉम और डैड ने भी तो यही कहा था ना। रतन जी ने कहा। मैं तब बहक गया था कबीर, मेरे बेटे की चली चाल में फंस गया था कबीर, रतन जी ने कहा। कौन है आखिर रतन जी का बेटा? क्या कबीर छोड़ देगा रतन जी को? सुनो कबीर, मैंने तुम्हारे मॉम और डैड को नहीं मारा है, रतन जी ने बाहर जा रहे कबीर को रोकते हुए कहा। हाँ कबीर, मैंने नहीं मारा है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी दादी वसुधा को जरा भी पसंद नहीं करता था, मगर ये भी सच है कि मैं अपने बेटे जयदीप को बहुत प्यार करता था, मगर वसुधा पेट से है ये पता चला तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। फ्लैशबैक। कबीर, तब मैं भी यंग मैन था, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन था, मेरी सिक्योरिटी ज्योति बहुत ही खूबसूरत थी और मैं भी उसे पसंद करता था। हम दोनों ने चुपके से जाकर कोर्ट में शादी भी कर ली थी। हम दोनों चुपचाप से मिलते रहते थे। तब मुझे पता चला कि ज्योति प्रेग्नेंट है।
मैंने तब सोच लिया था कि घर में जाकर सबसे मेरी और ज्योति की बात बता दूंगा, मगर तब मेरे घर में वसुधा के साथ मेरी शादी पक्की कर दी गई थी। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया और वसुधा के साथ मेरी शादी हो गई। हमारी शादी के 8 महीने बाद ज्योति ने एक बेटे को जन्म दिया। तब हम बहुत ही खुश थे, मगर एक रात नशे की हालत में मैंने वसुधा को अपना हमबिस्तर बनाया और वही भूल मेरी मुझे तब पता चली जब वसुधा भी प्रेग्नेंट हो गई। ज्योति को जब ये बात पता चली तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी। तब मैंने उसे वादा किया कि मेरी आधी प्रॉपर्टी का वारिस हमारा बेटा, बड़ा बेटा बलदेव होगा और आदि का मेरा और वसुधा का आने वाला संतान होगा। पूरे 9 महीने बाद में फिर से एक बेटे का बाप बन गया। तब तक मैं वसुधा को भी चाहने लगा था, मगर वसुधा ज़्यादा ही कमज़ोर थी, इसलिए रघुवीर के जन्म के 5 साल में ही उसकी मौत हो गई। आखिर में मेरे बेटे की परवरिश के बहाने मैंने सबके सामने ज्योति से शादी कर ली। कुछ वक्त तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर मेरे मॉम और डैड की मौत के बाद ज्योति ने अपना असली रंग आखिर दिखा ही दिया। उसको प्रॉपर्टी में सिर्फ उसके बेटे बलदेव का ही हक चाहिए था, रघुवीर का कोई भी हिस्सा नहीं। मैं इस बात को कई सालों तक टालता रहा, मगर अब तो घर में बहुएं भी आ गई थी। दोनों के बच्चे भी जवान होने लगे थे। बलदेव की पत्नी विशाखा बहुत ही लालची औरत थी। उनकी और ज्योति की बहुत ही बनती थी। विशाखा का एक ही बेटा है जो बचपन से ही अमेरिका में ही पला बड़ा है। करण कपूर है नाम उसका। रघुवीर की पत्नी दीपाली बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह कभी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। ज्योति और विशाखा कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे उसको तंग करने का। उनकी भी तुम एक ही संतान हो। कबीर, तुम्हारी जो बड़ी बहन थी वह एक अनाथ बच्ची थी। जब उसको गोद लिया तब तुम सिर्फ 1 महीने के ही थे। उसका नाम भी तुम्हारे पापा ने रखा था पलक। जब उसे ले आए तब वह 3 साल की थी। जब तुम 2 साल के हुए तब रघुवीर ने दूसरा बच्चा गोद लिया, तुम्हारा छोटा भाई जो सिर्फ 1 साल का था। उसका नाम भी रघुवीर ने ही रखा था, पिनॉक। कबीर, मैंने हमेशा ही चाहा कि हमारा परिवार एक होकर प्यार से मिलजुल कर रहे, मगर ज्योति से शादी करने की मेरी जिद ने हमारे कपूर खानदान की सुख शांति ही छीन ली थी। उसमें भी मेरा भांजा गुजराल, बस उसकी कमी थी माचिस से तिली जलाकर आग लगाने की। मेरा कोई भी हाथ नहीं था तुम्हारे मॉम और डैड को मारने में। मुझे तो धमकी मिली थी, यदि मैंने तुम्हारे मॉम और डैड को नहीं मारा तो वह तुम तीनों भाई बहन को मार देगा और इल्ज़ाम मेरे सिर थोप दिया जाएगा। यदि मैं नहीं मारता तो मेरा जीजा मेरी बहन को मार डालता और उसके परिवार को भी ख़त्म कर देता। अरविंद गुजराल ने मेरी बहन की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर रख दी थी। बेटा मेरी ही नज़रों के सामने में मासूम बच्चों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होते देख सकता था। मैं मजबूर था कबीर। अरविंद गुजराल बहुत ही खतरनाक इंसान है। रुपयों के लालच में उसने मेरी बहन और उसकी माँ गायत्री को भी मार डाला। अब उसके आगे झुकने के सिवा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ही तुम्हारे मॉम और डैड को गोलियों से छल्ले कर दिया। मैंने तभी उसके घुटनों के पास बैठकर कबीर बोला, जो कुछ भी हुआ उन सबका जिम्मेदार कौन है? तुम खुद रतन कपूर, और मुझसे माफ़ी की भीख मांग रहे हो। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुमको मैं माफ़ कर दूं? जिसने हमारे परिवार को तिनके की खबर बिखेर दिया उसे माफ़ कर दूं? मुझे क्या मूर्ख समझता है? मूर्ख समझा है तुमने? तुम्हारे कारण आज एक हंसता खेलता परिवार टुकड़ों में बिखर गया और तुम चाहते हो मैं तुमको माफ़ कर दूं? मुझे माफ़ कर दो पर कबीर, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मगर तुम्हारा ये टॉर्चर सहने की अब इस बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है और ताकत भी नहीं रही है। यदि मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो मुझे मार दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। कबीर कपूर ने कभी किसी को माफ़ ही नहीं दी है और ना ही अपने दुश्मन को कभी मौत दी है। कबीर वह हैवान है जो खुद को नफ़रत की आग में जलता ही है। खुद तो जलता ही है मगर अपने दुश्मनों को तो अधमरा ही छोड़ता है। मुझसे माफ़ी की भीख मांगना बेकार है। आज इसको पूरा दिन और पूरी रात सोने नहीं देना, और अगर सो जाए तो इस सिगरेट के दाग इसके बदन पर लगाते रहना, समझे ना तुम सब? तभी एक प्यारी मगर गुस्से से भरी आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। कोई इसको कुछ भी नहीं करेगा। यदि किसी ने भी इसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। निशा मक्कम आवाज़ में कहा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो निशा? कबीर ने घबराते हुए पूछा।
तुम तो मुझसे कोई बात ही मत करना कबीर, तुमको तो मैं बाद में देख लूँगी। बोलकर वह कबीर को धक्का लगाती हुई अंदर आई और रतन जी को छोड़ते हुए उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए वह कबीर की नाक के नीचे से ही बाहर निकल गई। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ी और कबीर के खुले हुए मुंह को बंद करते हुए बोली, मक्खियाँ घूम कर भी निकल गई कबीर, आज के बाद तुम आना मेरे पास, क्या तुम्हारा हाल करती हूँ देख लेना। निशा ने उसके सामने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्या करेगा आप कबीर, क्या करेगी अब निशा कबीर के साथ, क्या रंग लाएगी अब दादा और पोता बहू की जोड़ी। तो दोस्तों क्या नया आगे ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।